नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर के जो आज कल या बीते दिनों से सरोकार रखते हैं। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में दो बातें हैं, एक बांग्लादेश और दूसरा इस देश की बेटी विनेश फोगाट। दोस्तों, कल जब समाचार ये मिला कि विनेश फोगाट विश्व विजेता बनने वाली हैं और बन गई हैं और उन्होंने एक ऐसी महिला को हराया जो शुशाकी नाम की, जो कभी हारी नहीं थी, विश्वास कीजिए मुझे भरोसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं कि विनेश फोगाट कैसे जीत सकती है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी की बदनसीबी और नरेंद्र मोदी की पनौती को पीछे छोड़ करके, पछाड़ करके विनेश फोगाट कैसे जीत सकती है। मैंने एक वीडियो बनाया, उसे अपलोड करने वाला था, लेकिन किसी कारणवश कैसे भी गलती से कल वो वीडियो डिलीट हो गया मेरे हाथ से ही। और फिर मैंने कोशिश नहीं की कि उसे रिट्रीव करके फिर से मैं डालता। और आज जो समाचार मिला काफी दुखद है इस देश के लिए, देश के युवाओं के लिए। यह देश के स्वाभिमान की बात है। और ऐसा अगर यह षड्यंत्र है, विनेश फोगाट के साथ षड्यंत्र हुआ है, तो यह पूरे देश का अपमान है और इसको हमें लड़ना चाहिए और लड़ना पड़ेगा। लेकिन रही बात नरेंद्र मोदी की के पनौती की, नरेंद्र मोदी है तो हम खुश कैसे हो सकते हैं। आज भी वही बात है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट पर, और एक बात और आप गौर करने वाली बात है, जो सोचने वाली बात है। यह बात कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट के साथ धोखा हुआ है या कुछ गलत हुआ है। 100 ग्राम के वजन के डिफरेंस से इतना बड़ा निर्णय लिया गया है। उन्हें फाइनल में खेलने से भी रोका गया और आगे खेलने से भी मना कर दिया गया। मतलब एक ट्रेजेडी जैसा लग रहा है। लेकिन मुझे आश्चर्य कल हो रहा था कि नरेंद्र मोदी के रहते विनेश फोगाट कैसे जीत रही है, जीत कैसे गई। लेकिन विनेश फोगाट की कैपेसिटी, क्षमता, जुझारूपन, वो हम देख चुके हैं बहुत बार। इसलिए यह उम्मीद बंधी कि शायद विनेश फोगाट नरेंद्र मोदी की पनौती को पीछे छोड़ते हुए, पछाड़ते हुए यह मेडल लेके आएंगी, देश का गौरव बनेंगी, देश का नाम रोशन करेंगी। लेकिन आखिरकार पनौती लग गई। मेरे दोस्त, किसी को इस बात का एहसास हो या ना हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कभी मैं करीब या आसपास से रहा हूं, गुजरा हूं, देखा हूं, समझा हूं, रामदेव के नाते। तो जितना मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी को शुरू से अब तक, नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे खुश नहीं थे कि विनेश फोगाट विश्व विजेता बने, मेडल लेके आए। क्योंकि नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट को कैसे फेस करते? वही नरेंद्र मोदी हैं जो विनेश फोगाट को दिल्ली के जंतर मंतर पर घसीट करके मरवाया था, जेल में डलवा दिया था, सुना तक नहीं था। तो कैसे फेस करते? उन्हें बधाइयां कैसे देते? उनका सामना कैसे करते? उनसे हाथ कैसे मिलाते? यही बात कल के मेरे वीडियो में था, जो दुर्भाग्य से डिलीट हो गया। दुर्भाग्य नहीं, भाग्य से डिलीट हो गया। क्योंकि मैं ये, अगर कल का वीडियो अपलोड होता तो आज मेरा बोलना कुछ और होता। मैं सोच नहीं पा रहा, मैं कल खुश हो रहा था, लेकिन कल के वीडियो में जो डिलीट हो गया दुर्भाग्य से, उसमें भी मैं यही बात कहा था कि नरेंद्र मोदी के दुर्भाग्य को, नरेंद्र मोदी की पनौती को पीछे पछाड़ करके, पीछे छोड़ करके कैसे विनेश फोगाट विश्व विजेता बन रही है। और मेरे दोस्त, आश्चर्य मुझे आज नहीं हो रहा है, आश्चर्य मुझे कल हुआ था। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि मुझे विनेश फोगाट की क्षमता पे पूरा भरोसा है।
पूरे देश को भरोसा है, पूरे देश का गौरव है विनेश फोगाट, पूरे देश की बेटी है। लेकिन नरेंद्र मोदी की पनौती से कोई कैसे बच सकता है? देश भी कैसे बच सकता है? मेरे दोस्त, फाइनली क्या कारण था, ओलंपिक के क्या नियम थे, लोग अलग अलग तरह से अलग अलग बातें कर रहे हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार और दूसरे। कुछ लोग तो विनेश को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह से, खास करके गोदी मीडिया तो कुछ ऐसा ही करेगी, और यहां तक कि संसद में मंत्री महोदय तो उनका खर्चा बताने लगे। एक शर्म की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, करे। खैर, नरेंद्र मोदी के मंत्री तो ऐसा ही करेंगे। मूल बात यह है कि नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट के जीत से खुश नहीं थे। आज वो खुश होंगे। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर कोई खुश होगा, क्यों, यही बात मैंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं, समझता हूं, पहचानता हूं, उनकी सोच को समझता हूं, उनके एक एक काम का प्रिडिक्शन करता हूं मैं, और मैं जो बोलता हूं नरेंद्र मोदी वही करते हैं। इतना घनिष्ठ रूप से मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं। इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, भारत छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में अगर कोई खुश हुआ होगा विनेश फोगाट के साथ इस तरह के सदमे से, इस तरह की घटना से, तो वो है नरेंद्र मोदी, सबसे ज्यादा खुश होने वाले। अब उन्हें हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा, वो कुछ बोल सकते हैं, उनकी टोल आर्मी, उनका गोदी मीडिया कुछ और बोल सकता है, वो भी चुप रहेंगे, और जो खेलना था खेल गए। और मैं तो यहां तक सोचता हूं कि कहीं साजिश में ही नरेंद्र मोदी का हाथ ना हो, यह मैं आशंका जता रहा हूं। ऐसा इतना नीचे तो नहीं गिरेंगे नरेंद्र मोदी, मैं इतना नहीं समझता उनको, लेकिन इतना तक तो है कि खुश तो होंगे। तो अगर आज किसी से पूछा जाए कि भाई खुश तो बहुत हो गए नरेंद्र मोदी जी, मतलब खुश तो बहुत हो गए, तो वो नरेंद्र मोदी जी से ही पूछा जा सकता है, क्योंकि वही खुश होंगे विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर। यह मेरा अपना वर्जन है, सही या गलत मेरी जो सोच है मैंने आपके सामने रखी। जो आज हुआ विनेश के साथ, इसकी उम्मीद मैं ज्यादा कर रहा था, और जीत करके वो मेडल ले आती इसकी उम्मीद मुझे कम थी, क्योंकि मुझे इस देश की क्षमता से ज्यादा, मतलब मैं इस देश के हर आदमी में, हर माता बहन बेटी सब में जितनी क्षमता है उस पर मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अगर दहशत है तो वो है नरेंद्र मोदी की बदकिस्मती से, नरेंद्र मोदी जैसे पनौती से। और इसके पीछे बहुत से उदाहरण आपको मिल चुके हैं, और यह बात भी मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ही कह चुके हैं। वोट बदनसीब को क्यों दोगे जब नसीब वाले को वोट देते हो? 2 रुपए पेट्रोल का दाम कम होने पर बोला था, और उसके बाद दुर्भाग्य से आज तक कभी मुंह से ही नहीं निकला उनके कि आपका लाभ होता है तो नसीब वाले को वोट दो। नसीब वाला बोल करके तो उन्होंने कभी वोट नहीं मांगा। अगर मेरा चैलेंज है, कोई भी कहीं से दिखा दे, भारतीय जनता पार्टी को भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, देश को भी चैलेंज कर रहा हूं, नहीं, क्योंकि पनौती बनकर वो देश पे छा गए, 80 करोड़ लोगों के हाथों में कटोरा थमा दिया, न जाने क्या क्या कर डाला, इस देश का दिवाला अडानी की झोली भरने के लिए। तो कैसे कह सकते हैं, किसी से कैसे कहते हैं कि नसीब वाले को वोट दीजिए? चलिए बात यहां आगे बढ़ते हैं। मेरा जो कहना था बस इतना ही कि सबसे ज्यादा खुशी अगर डिस्क्वालिफिकेशन, विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर किसी को हुई होगी तो वो सबसे ज्यादा खुशी नरेंद्र मोदी को होगी। ये मेरा प्रेडिक्शन, ये मेरा कहना है, प्रेडिक्शन नहीं, एक मेरा कहना, ये मेरा मानना है। और मैंने कहा कि मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि विनेश फोगाट इस लेवल तक पहुंच गई हैं और जीत जाएंगे, क्योंकि पनौती तो यहां बैठी हुई है भारत के सर पे, उसे कहां खुश होने देगी? भारत खुश कहां से होगा, कैसे हो लेगा? चलिए अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हसीना भाग आई, भारत में है, मेरे ख्याल से उनको शरण देना उचित नहीं होगा, मेरा अपना वर्जन है, क्योंकि उसकी कीमत शायद हो सकता है हमारे अपने हिंदू भाइयों को चुकानी पड़े बांग्लादेश में। बात इतनी सी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि किसी भी तानाशाह का जब अंत हो तो उस किसी तानाशाह के साथ खड़ा होना ना तो मानवता के पक्ष में है, और मैं कम से कम जितना समझा हूं हसीना की राजनीति को, भले ही वो एक फ्रीडम फाइटर की बेटी हैं और उन्होंने उस देश को आजादी दिलाई, मुजीबुर रहमान उनकी बेटी हैं, उसके नाते उनको जो इज्जत हो या जो भी है, ये बातें अलग हैं, लेकिन ये तो निश्चित है कि
हसीना ने वही सब कुछ किया बांग्लादेश में जो नरेंद्र मोदी भारत में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। तो वही हसीना ने बांग्लादेश में किया। तो एक तानाशाह के साथ अगर बांग्लादेश में, मतलब उसके देश में अगर इस तरह का हुआ, तो हमें किसी तानाशाह के साथ खड़ा होना मैं किसी भी कीमत पे उचित नहीं समझता, गलत है। अब वो आ गई तो त्राहिमाम शरणम बोल करके तो ठीक है, शरणागत हैं तो क्षण दिया गया, लेकिन उससे जितनी जल्दी, हसीना से जितने जल्दी छुटकारा पा लिया जाए अच्छा है, हमारे अपने पड़ोसियों के संबंधों को लेकर, क्योंकि अब वो सत्ता में नहीं है और ना ही आने में, ना ही उनके अब भविष्य में कभी आने की कोई गुंजाइश बची है। एक तानाशाह का जब अंत होता है तो पूरी तरह से होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। वही हुआ है इस शेख हसीना पर। मैं ज्यादा नहीं शेख हसीना पर बोलूंगा, मेरा जो अपनी सोच है वो मैंने कही, आप तक पहुंचाई। अगर आपको ठीक लगे तो आप भी दूसरों तक पहुंचाइएगा। अगली बात, संसद भंग हो सकती है। ये तो एडीआर की रिपोर्ट्स और दूसरे जो सोशल वर्कर्स हैं जो रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सामने आ रहा है कि 80-90 सीटों पर नरेंद्र मोदी ने धांधली करके चुनाव जीता और तब प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। अगर न्याय हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, अगर न्याय हुआ तो संसद भंग होगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और नहीं रहना भी चाहिए। उनका प्रधानमंत्री रहना ही इस देश की सबसे बड़ी आपदा है, ऐसे कह सकते हैं। वायनाड अभी देखा, केदारनाथ अभी देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, उत्तराखंड में जो हो रहा है आप देख रहे हैं। इस तरह के ये होता रहेगा। तो लूटपाट करके नरेंद्र मोदी वोटों का लूट और खसोट करके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए, ठीक है, लेकिन ये गलत है और ये कभी भी जा सकते हैं। अब रह गई ये बात कि 15 अगस्त तक अगर वो अपना वादा निभाते हैं, 15 अगस्त का लाल किले का भाषण देकर अगर अपना इस्तीफा पढ़ देते हैं आम जनता के सामने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अपना वादा आरएसएस से भी निभाएंगे, आरएसएस भी अपना रास्ता देखेगा या भारतीय जनता पार्टी अपने लिए नया नेता तलाश करेगी। यही बेटर है नरेंद्र मोदी के लिए, मैं समझता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है उनके अंदर का डर उन्हें ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कुर्सी से हटे तो उनका क्या होगा। अब आते हैं बात नरेंद्र मोदी के। अगर नरेंद्र मोदी यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मैं समझता हूं बांग्लादेश से अपने लोगों को ला सकते हैं, बांग्लादेश की समस्या का भी हल ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। वैसे भी महामानव हैं, यानी नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी हैं, तो कुछ करने के लिए ही अवतरित हुए हैं, तो कुछ तो करना चाहिए। और मैं समझता हूं अगर नरेंद्र मोदी ये साबित करना चाहते हैं कि वो इस देश पर पनौती नहीं है, तो यूक्रेन के युद्ध की तरह जो विनेश फोगाट के साथ अन्याय हुआ है उसे न्याय में बदलें, थोड़ा कोशिश करके देखें। मतलब नॉन बायोलॉजिकल हैं, भगवान से सीधा संपर्क है, तो ऐसा तो कर ही सकते हैं कि डायरेक्ट भगवान से बोलें कि भाई भगवान जी, और देखिए ये उन लोगों के दिमाग को ठीक कीजिए जो विनेश पर इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, इस तरह का आरोप लगाकर उसे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, तो उसको पास करवाइए। खैर करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये तो हमारा व्यंग है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जब वो ट्रेन नहीं रोक सकते, एक्सीडेंट हो जाता है और हर महीने एक के बदले 2-3 एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। वायनाड में इतनी बड़ी घटना हो गई, लोग मर गए, इतने लोग मर गए, उत्तरकाशी और उत्तराखंड, और आप देख रहे हैं केदारनाथ वगैरह में क्या हो रहा है, मौत का तांडव, किस तरह से लोग मर रहे हैं, किस तरह से बर्बाद हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो नॉन बायोलॉजिकल चाहते तो कर सकते थे, मेरे साथ हो सकता है कि ना चाहते हो करना, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल थियरी में एक बात और है कि ना तो भगवान विनाश करते हैं और ना ही विकास, दोनों नहीं करते। दोनों इंसान करता है, विनाश भी करता है और विकास भी करता है। विनाश जब करता है तो यह कहा जाता है कि उसके कर्मों का फल है, और जब विकास करता है तो भी कहा जाता है कि उसके कर्मों का फल है। खैर भगवान कहीं दिखते नहीं, शामिल नहीं होते, लेकिन कम से कम नॉन बायोलॉजिकल भगवान, आधुनिक भगवान, मतलब बीजेपी के भगवान या आरएसएस के भगवान या भक्तों के भगवान, तो नॉन बायोलॉजिकल है तो कुछ तो करना चाहिए।
वैसे वो करेंगे तो वो भी कुछ गलत ही करेंगे, सही तो करेंगे नहीं, छोड़िए, उस पर नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है, किसी भी तानाशाह के साथ खड़ा हुआ पूरा रजीम यानी पूरा सिस्टम ज्यादा भुगतता है, बशर्ते तानाशाह से ज्यादा भुगतता है। जैसे अब उदाहरण के लिए बांग्लादेश से शेख हसीना तो भाग गई, यहां आ गई, लेकिन उनकी पार्टी के लोग, उनके मंत्री संतरी जो इनके समर्थक थे, वहां भुगत रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। तो ऐसा हर तानाशाह के साथ खड़े हुए लोगों का होता है। ये दूसरों के लिए भी, जो दूसरे तानाशाह हैं उनके लिए, और दूसरे तानाशाहों के साथ खड़े लोगों के लिए ये एक संदेश है। आज खड़े हो, आज ऐसा कर रहे हो, पिटोगे भी तुम ही, क्योंकि तानाशाह तो भाग जाएगा, किसी देश में जाकर भागकर शरण ले लेगा, तो पिटेगा कौन? बांग्लादेश में पिट रहे हैं। खैर, समझदार को इशारा ही काफी है। समझदार होंगे तो नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, सबकी जुबान बंद कर रहे हैं। गोदी को खरीद लिया, मीडिया को गोदी बना दिया, डाबर बना दिया, अपने गुजराती माफियाओं के जरिए पूरा देश खरीदकर अडानी को दे दिया, सब कुछ अडानी के कब्जे में दे दिया। पता नहीं क्या इरादे हैं उनके, है तो खतरनाक ही इरादे। फिलहाल जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अब रही बात अंतरराष्ट्रीय इजराइल की। इजराइल के कारण विश्व युद्ध होने का खतरा पूरे दुनिया पे मंडरा रहा है। मैं बोल रहा हूं विश्व युद्ध होके ही रहेगा अगर इजराइल का वजूद रहा। इजराइल का वजूद ही मिट जाना पूरी दुनिया के लिए शांति का पैगाम होगा। मैं इजराइल के खिलाफ रहता हूं। मैं हर उस आदमी के खिलाफ रहता हूं जो किसी धोखे से किसी के घर पे, जमीन पे या कहीं भी कब्जा कर लेता है और फिर उसको ही प्रताड़ित करता है। मैं उसके खिलाफ रहता हूं। तो यहां वही बात है, यहूदियों ने किस तरह फिलिस्तीन में कब्जा किया, फिर उसको अपना देश जबरदस्ती अमेरिका के जरिए घोषित करवाया, और अब उनको भी वहां के मूलवासी फिलिस्तीनियों को ही नहीं रहने दे रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। पूरी दुनिया में इजराइल रहेगा, एक बात ध्यान दीजिए, इजराइल रहेगा, इजराइल का वजूद रहेगा तो विश्व युद्ध होके रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसे आप प्रेडिक्शन समझ लो, मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं हूं जो प्रेडिक्शन करने वाला, इसे एक साइंटिफिक रिसर्च का रिजल्ट मान सकते हो। होगा, होकर ही रहेगा, विश्व युद्ध नहीं रुकेगा। पूरी दुनिया का ही विनाश हो जाएगा इजराइल के नाते, अगर इजराइल रहा तो, अगर मिटाया नहीं गया तो। अब आते हैं मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी के वादे और वादा खिलाफी पे। मैं समझता हूं कि 8 दिन और रह गए हैं नरेंद्र मोदी के सरकार के। अब 8 दिन में अगर गिर जाए तो ठीक है, संसद भंग हो जाए तो ठीक है, नरेंद्र मोदी खुद इस्तीफा दे दें तो ठीक है। देखते हैं 8 दिन में क्या होता है। बहुत दूर नहीं है 8 दिन, 15 अगस्त के बाद नरेंद्र मोदी को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। उनके अपनी सोच और वादे के अनुसार नहीं रहे तो ज्यादा बेहतर है। देश को कम से कम, देश जब आदमी गलत हो जाए, जब गलत तरीके से देश चलाए, देश पर बोझ बन जाए, पनौती बन जाए, तो उसे खुद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हट जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग, महामारी से लेकर दुनिया भर की घटनाओं से लेकर, किसानों से लेकर जितनी मौतें हो रही हैं, मैं नहीं समझता कि इतनी मौतें कभी किसी काल में हुई होंगी। फिर भी इस मौत काल को नरेंद्र मोदी ने अमृत काल का नाम दिया है। आप भी अगर ताली बजा सकते हैं तो बजाइए इस बात के लिए कि नरेंद्र मोदी इसे अमृत काल कहते हैं। बजा लीजिए, आप खुश हो लीजिए, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि ये तो मौत काल है, अमृत काल कहां से हो गया। और वही है, आप देख रहे हैं जगह जगह कोई ना कोई कारण हर दूसरे दिन आपके सामने आता है। मगर इसे नेचुरली समझते हैं तब भी। ऐसा तो नहीं हुआ था कि 50 लाख लोग मर गए हों किसी महामारी में एक साथ, एक किसी देश में। अब इसे दुनिया में भी कह सकते हो कि वो तो दुनिया में हुआ था, यहां भी हो गया, तो कौन सी बड़ी बात है, कह सकते हो आप। लेकिन खैर, ये आप पर ही छोड़ता हूं। ताली आप बजा चुके हो, थाली आप बजा चुके हो, दिया आप जला चुके हो, आगे आप क्या करोगे आप जानो। वैक्सीन से नरेंद्र मोदी ने अपने आप को हटा लिया कि भाई मैंने तो नहीं कहा था कि लगवा लो। मुंह बांधने से भी कह दिया कि मैंने तो नहीं कहा था लगवा लो। सुप्रीम कोर्ट में सीधे ही कह दिया कि कोई मरा ही नहीं कोरोना से, मतलब उस महामारी से। तो खैर, आप समझ सकते हो, समझदार हो। अब जो लोग मरे वो ऊपर, अगर ऐसा होता है कि
ऊपर भी होता है, नरक भी होता है, स्वर्ग भी होता है। मैं नहीं मानता, मैं इस तरह की बातों को मैं भरोसा नहीं करता, लेकिन अगर होता है, ऐसा होगा, तो जो वहां ऊपर गए हुए हैं बैठकर देख रहे होंगे कि उनके साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, और उनके अपने लोग अब उसी आदमी के लिए नारे लगा रहे हैं जिसने। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। एक मुद्दा चल रहा था संसद में वक्फ बोर्ड का। मेरा मानना है कि शायद कुछ लोग, या संसद में यह बात कही गई कि सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेना और रेलवे के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो चर्चों के पास है, क्रिश्चियन मिशनरियों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। उसके बाद वक्फ बोर्ड का नंबर आता है। उनकी क्या टेक्निकलिटी है, क्या उनका वो है, मैं इन सब चीजों पर नहीं बोलता, आज भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो कहा गया उसका खंडन मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। अब उसके पीछे क्या राज है? राज तो बस इतना सा है कि नरेंद्र मोदी को एक न एक शब्द ढूंढकर कहीं से लाना है। अब जैसे वक्फ बोर्ड, तो एक न एक शब्द ढूंढकर लाना है, अपने आप के अपने पापों को छुपाना है हिंदू मुसलमान के पीछे। उनका मकसद बस एक ही होता है, उनका मकसद न्याय अन्याय इन सब चीजों से नहीं होता, उनका मकसद देश और इन सब किसी चीज से नहीं होता। उनका मकसद होता है अपने पापों को हिंदू मुसलमान के पीछे छुपाना, बस इसी में वो लगे रहते हैं। जाते जाते एक बात और, कि नरेंद्र मोदी ने झूठ को मान्यता दिला दी, संसद से लेकर सड़क तक, मंचों से लेकर, चुनाव से लेकर, आम बोलचाल में भी। अब मोदी के मंत्री, मोदी के शंत्री, मोदी के नेता, मोदी से जुड़े हुए लोग खुल करके झूठ बोलने लगे हैं। निशिकांत दुबे ने संसद में झूठ बोला कि प्रियंका गांधी अंबानी की शादी में गई थी। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कह करके निशिकांत दुबे क्या साबित करना चाहते हैं। भाई नरेंद्र मोदी तो बिना बुलाए चले गए थे। वो तो क्या बोलते हैं, मतलब वो कहते हैं ना वो चौकीदार हैं, तो चौकीदार हैं अडानी अंबानी के, हमारे आपके तो है नहीं। तो जिसके चौकीदार हैं उसके दरबार में तो जाएंगे ही। मोदी चले गए बिना बुलाए, बुलाने के बाद भी नेहरू खानदान नहीं गया कोई। अब निशिकांत झूठ बोल करके क्या साबित करना चाहते थे ये मैं नहीं जानता, ये आप समझो। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं मेरे दोस्त, एक बार और ये बात कहते हुए कि हमें इस देश की बेटी विनेश फोगाट पे गर्व है। अगर आज वो मेडल लेकर वापस नहीं आ रही है तो ये उसके कर्म की कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी जब तक पनौती बनकर बैठे हैं तब तक कोई इस देश में हंस नहीं सकता। बाकी आपकी समझदारी, आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूं। नमस्कार।